गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, एकदम आनंद में हो? श्योर? उठ गए तुम लोग आज? इतनी जल्दी कैसे उठ गए अभी तुम लोग आज? एकदम बढ़िया। तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया। तो मेरे को लगा कि जो है वो अब उठ गए हैं तो फिर क्या करें, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। ठीक लगा? देखो, मेरे जीवन में एक ही शौक है, और वो या तो पढ़ाने का है या फिर सोने का है। एक टाइम में एक ही रहता है। तो या तो मैं सोता हूँ या फिर मैं पढ़ाता हूँ। नींद मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे तकड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप करके देखिए, आपको फ़ायदा लगेगा। आप 3 घंटे सो के देखिए, 3 घंटे फ़ोन चला के देखिए, आपको लगेगा 3 घंटे फ़ोन चलाने के बाद में कि दुनिया का सबसे ख़राब काम किया है। लेकिन 3 घंटे सो के देखिए, आपको लगेगा कि यार ये रिलैक्स हो गए। तो नींद जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो आपको कभी लगे कि अगर मैं क्लास नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो घूम रहा फिर रहा हूँ। तुम लोगों ने कभी मुझे घूमते हुए नहीं देखा होगा, कभी कोई कार्यक्रम में जाते हुए नहीं देखा होगा। या तो मुझे क्लास लेते हुए, या फिर आप सोच लिया करो कि गुरुजी सो रहे हैं। बस इतना ही है। बारिश खूब हो रही है अभी, बारिश जो है खूब हो रही है। करवा देंगे। हाँ, अब चलें आगे, बात करते हैं दोस्तों। और आज हम लोग जो है वो, जो सोवत है वो खोवत है ना शाहरुख, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट अपना समय सोने में लगाता है तो वो सही में इन्वेस्टमेंट है। उसे 8-9 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए। फ़ोन चलाना, व्यर्थ में बातें करना, इससे अच्छा है कि वो सो जाए। थोड़ी देर सोए तो रिफ्रेशमेंट होता है, फिर बाद में वो अच्छे से पढ़ पाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी क्लास के जस्ट बाद में यहाँ सो गया था, और टाइम से सो गया, तो फिर टाइम से उठ गया मैं 7 बजे। तो मैं सोचा 1 घंटे पढ़ लेते हैं। 1 घंटे में टॉपिक कौन कौन पढ़ने को तैयार है? टॉपिक पढ़ाऊंगा एकीकरण का। टॉपिक पढ़ाऊंगा एकीकरण का। 1 घंटे में पढ़ने को कौन कौन तैयार है? टॉपिक पढ़ेंगे एकीकरण का। और टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड है। लेकिन अब तक पॉलिटी के जो आपके टॉपिक हुए हैं, चाहे संविधान सभा है, चाहे संविधान की विशेषता, संविधान की प्रकृति, चाहे दोस्तों संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची, और कल जो है वो राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ लूँ। तो पहला प्रश्न मेरा यही है कि सबसे पहले भारत में आपके भाषाई आधार की मांग के ऊपर जांच करने के लिए कौन सा कमीशन बना था? कौन सा कमीशन बना था 1948 में? कौन सा बना था? धर कमीशन बना था। धर कमीशन की रिकमेंडेशन को जो है वो दोस्तों जांच किसने की? तो सर धर कमीशन जेवीपी समिति ने की। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में किसने दोस्तों तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य के लिए, मद्रास के अंदर जो है वो तेलुगु भाषियों ने आंदोलन किया? कौन थे जिनके नेतृत्व में किया गया? पोट्टी श्री रामल्लू। फिर कब बना तुम्हारा आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953 को। और उसके बाद में कौन सा आयोग बनाया गया 29 दिसंबर 1953 को? फजल अली आयोग। कितने लोग थे फजल अली आयोग के अंदर? पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजर। और फजल अली आयोग ने कहा कि ठीक है साहब, 1955 में रिपोर्ट दे दी, कब बना लो, भली भाषा के आधार पर भी बना लो, और चीज़ों को भी ध्यान दो। तो फिर बाद में कौन सा संविधान संशोधन लाया गया और ABCD को ख़त्म किया गया? केवल और केवल जो है वो दोस्तों राज्य होंगे या यूनियन टेरिटरी होंगी? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी के साथ हमने जो है वो 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो ये किया गया। फिर भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। 1960 में बम्बई से अलग होकर 2 राज्य कौन से बने? महाराष्ट्र और दोस्तों आपका जो हरियाणा। 1963 में असम से अलग होकर क्या बना? नागालैंड बना। और 1966 में पंजाब से अलग होकर क्या बना? हरियाणा और चंडीगढ़ बना। और 1971 में कौन सा बना? हिमाचल बना। और 72 में मेघमणि त्रिपुरा। पहले दोस्तों आपके यहाँ 1974 के अंदर जो है वो सिक्किम को सहायक राज्य देते हैं, आर्टिकल 2A और अनुसूची 10 के तहत। लेकिन फिर बाद में 75 में से 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया जाता है। सही बात है। फिर दोस्तों जो है मिजोरम, अरुणाचल और गोवा जो है, अरुण मजे करने गोवा में गया, तो 1987 में बना। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने।
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपका तेलंगाना बना। और दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एक राज्य नहीं रहा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और फिर दोस्तों आपके यहाँ पे दादर नागर और दमन दीव का विलय जो है वो कब कर दिया गया? ऐसे तुम्हें जो है वो कौन ऐसे मतलब ऐसे मज़ा नहीं आता कभी कभी कि वाह गुरुजी को जब याद हो रहे, मज़ो ही आ रहे? हाँ, ये ऐसे मतलब थोड़ा फील नहीं आता कभी कभी? एक बार सब, हाँ पवन तबीयत ठीक है मेरी अब। एक बार कमेंट ज़्यादा और रिलेटेड मत करो। पढ़ाई सुबह वाली क्लास में तो मेरा विनम्र निवेदन है, शाम वाली क्लास में तो और भी तुम मेरे को छेड़ लिया करो बोला थोड़ा बहुत, है ना? सुबह वाली क्लास में कोई मतलब नहीं है, ऐसी गलती मत कर देना। चलो एक बार मैं तुम्हें टफ सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम सब लोगों को पता है कि राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो है वो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति और जो है वो दोस्तों आपकी एक समिति कौन सी, राष्ट्रध्वज वाली समिति थी। और आपको ये भी पता है कि नेहरू जी के पास जो है वो आपके यहाँ पे संघीय समिति, संघ प्रांत, संघीय संविधान समिति और राज्यों की समिति थी। और जो है पटेल साहब के पास प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, बाह्य क्षेत्र समिति थी। लेकिन मुझे ये बताओ मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस पर जीवन में खुश रहो, आपका तो नाम ही जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है? तो आपको तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि सर फीलिंग नहीं आती क्योंकि सिलेबस बहुत है। ऐसे डर डर के पढ़ोगे ना तो फिर पढ़ाई भी डराने लग जाएगी। जब इतना याद कर लिया तो आगे वाला भी कर लेंगे। जे बी कृपलानी, बहुत शानदार। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या बात है, चलो तुम्हें सब याद है। तो भारत के एकीकरण के बारे में बात करते हैं और भारत के एकीकरण की बात को थोड़ा सरल करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता के समय आपके यहाँ पर दोस्तों जो है वो याद रखें, स्वतंत्रता के समय जो है वो क्या थे, लगभग जो है वो दोस्तों 562 रियासतें थी। सब लगभग कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में तो नहीं हो ना? 1 घंटा तो दे दोगे मेरे को? और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे पटेल साहब ने के नेतृत्व के अंदर रियासत विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? रियासत विभाग बनाया गया। याद रख लेना आपके यहाँ 27 जून 1947 को, 27 जून 1947 को रियासत विभाग बनाया गया। और जिसके सचिव जो है वो दोस्तों कौन थे? वीपी मेनन थे। जिसके सचिव कौन थे आपके? वीपी मेनन थे। जिसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। सामने बहुत बड़े चैलेंज थे हमारे यहाँ जो है वो भारत के एकीकरण के, रियासतों के विलय के समय बहुत सारी समस्याएं थी। और उन समस्याओं में से महत्वपूर्ण समस्याएं अगर चुनौतियां कुछ थी तो एक तो पहली चुनौती ये थी कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही थी। भारत में क्या बढ़ती जा रही थी? सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही थी। दूसरी अपने आप में दूसरा कारण क्या था? रियासतें जो हैं वो स्वतंत्र रहना चाह रही थी। रियासतें क्या रहना चाह रही थी? स्वतंत्र रहना चाह रही थी। तीसरी दोस्तों, रियासतों की जनता जो है, रियासतों की जो जनता जो थी, रियासतों की जनता आंदोलन कर रही थी कि हमें जो है भारत में मिलो। जनता आंदोलन कर रही थी, तो ये अपने आप में आंतरिक सुरक्षा का मामला था। और पाकिस्तान जो है वो अपने आप में जो है वो लालच दे रहा था। पाकिस्तान क्या दे रहा था? लालच दे रहा था। पाकिस्तान जो है वो दोस्तों जो है वो हस्तक्षेप कर रहा था कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। पाकिस्तान के पास और था ही क्या? और उसके साथ साथ एक वो माउंट बेटन और बैठा था। जानते हो तुम उस माउंट बेटन को? तो माउंट बेटन योजना लाया था भारत पाकिस्तान 2 हो जाए। हाँ, वो कहे कि नहीं, किसी का विलय करें तो एकदम जो है वो वैधानिक तरीके से करें। मतलब तुम तो बिना कोई विधान के भारत में आके घुस गए, इतने साल राज कर लिए, अब तुम फालतू के हमें ज्ञान और दे रहे हो कि बात करें तो विलय करें तो वैधानिक होना चाहिए, सहमति पत्र होना चाहिए, ये रहे हो। हाँ, नहीं तो माउंट बेटन तुम नहीं थे उस समय, नहीं तो तुम माउंट बेटन का इलाज ही कर देते। मतलब एक तो सांप्रदायिकता अपने चरम पे, विभाजन अपने अपने आप में जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी। विभाजन के समय हम लोग जो है वो बड़ी चुनौतियों से निपट रहे थे। पाकिस्तान वाले फालतू के अंदर कुछ मतलब खाने को दाने हैं नहीं, लेकिन नोटंकी उनकी चालू रहती है। और उसके दोस्तों साथ साथ रियासतें कह रही हैं हम आज़ाद रहेंगे। अब ऐसा हो सकता है क्या? मतलब होने को ऐसी तक संभावना थी कि जोधपुर वाले जो है वो उनकी बात जो है पाकिस्तान से चल रही थी। अब बताओ, हम इधर बॉर्डर पे सुजानगढ़ गए तो हमें ऐसा लगता है ये इधर पास वाले जो अपने विरोधी है,
ये भी गलत बात थी। और रियासतों की जनता कह रही थी कि नहीं भाई साहब, हमें भारत में आना है, हमें क्या आना है दोस्तों, भारत में आना है। और पाकिस्तान सबको आ जाओ, तुम आ जाओ। पाकिस्तान तो भोपाल के नवाब को कहते हैं कि तुम्हें वहां पे हम जो है ना वो एकदम मुख्य वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए, पर उससे पहले जो है वो सबसे मेन आदमी बना देंगे। बताओ, भोपाल के जो है वो नवाब को जो है वो कौन कह रहा है, भोपाल के नवाब को जो है वो दोस्तों जो है वो कह रहे हैं कि तुम आ जाओ। हैदराबाद वालों कह रहे हैं तुम आ जाओ। हैदराबाद वाला बिना मतलब ही सपने ले रहा है कि पूरे भारत के बीच में मैं स्वतंत्र रहूंगा। आगो दो चट्टू मारा, आगो बात है थोड़ी, मतलब ये कोई पॉसिबल चीज नहीं थी। लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान का तनाव था, और जब दो तनाव चल रहे हो तो बीच में ये छोटे छोटे मजे लेने लग जाते हैं, इनकी आकांक्षाएं बढ़ने लग जाती है, इनकी आकांक्षाएं जो है वो दोस्तों क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो ये अपने आप में दोस्तों जो है वो एक कारण था। तो सांप्रदायिकता, ये कई कारणों के बीच में हम लोग अब चर्चा करेंगे। माउंटबेटन मुझे इस चीज में सबसे खराब लगता है। माउंटबेटन थोड़ी ज्यादा नोटंकी करता है, फिर बाद में पटेल साहब माउंटबेटन का इलाज कर देते हैं कि अब देख डोगरा, टाइम से तेन जानो है, उड़ जा ए जाते टाइम को तू ये सामान बेड़ा कर रखे और कौन ले जान देगा, माने मारो काम खुद ही करने दे। तो पटेल साहब की सूझबूझ और वीपी मेनन के जो प्रशासनिक अनुभव के आधार पर हम विलय करते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो याद रख लेना, हाँ सही बात नहीं, तुम्हें मजाक लग रहा होगा। तो रियासतों का जो ये मामला था वो दोस्तों किन की सूझबूझ से, पटेल साहब की सूझबूझ से। और पटेल साहब के साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वीपी मेनन साहब जो है उनकी सूझबूझ से ये जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये तो याद रह जाएगा। तो कल को कोई पूछ ले कि भारतीय जो है वो एकीकरण में क्या क्या चुनौतियां थी, तो बता देना भाई साहब ये चुनौतियां थी। अब हम बात आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं आपके यहाँ। पटेल साहब ने तो ये तक कहा था कि ये स्थिति बड़ी ही खतरनाक हो सकती है, यदि अगर हमने दिमाग लगा के अभी ये नहीं किया ना, तो जो खतरनाक संघर्ष करके रक्त के आधार पे हमने कितना खून जो है वो दोस्तों हमारा बहा है, उसके आधार पे जो हमने स्वतंत्रता ली है ना, ये स्वतंत्रता रियासतों के दरवाजों पे घूमती रहेगी। ये स्वतंत्रता रियासतों के दरवाजों पे गुम हो जाएंगी। इन 562 लोगों की तो पता नहीं क्या क्या इच्छा है, सबकी पूरी थोड़ी हो सकती है। बताओ, जायज बात है? ठीक है तेजाराम जी। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि रियासतों के दरवाजों में गुम हो जाएगी, ये आप लोगों को याद रखना है। पटेल साहब ने ये तक कहा। तो पटेल साहब की जो सूझबूझ से सब कुछ काम हो गया था। 15 अगस्त तक भोपाल को भी मिला लिया था, सबको कर लिया था। लेकिन केवल और केवल 3 रियासतें बची थी। क्या बची थी? जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। पढ़े एक एक को, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। पढ़े एक एक को, श्योर, पक्की बात? चलो, तो सबसे पहले जूनागढ़ को पढ़ें। जूनागढ़ और कश्मीर और जो है वो दोस्तों हम लोग हैदराबाद को पढ़ते हैं। जूनागढ़ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों के यहाँ देखें तो जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। और दोस्तों इसके नवाब जो है वो महावत खान थे। कौन थे दोस्तों इसके नवाब? नवाब जो है वो महावत खान थे। और इन्होंने पाकिस्तान में विलय की बात कर ली। किन की बात की दोस्तों आपने? इन्होंने पाकिस्तान में विलय की बात कही। और इनके बारे में तो आप लोगों ने जो है वो बहुत कहानियां सुनी होगी कि एक नवाब था, लास्ट में अपने बीवी को छोड़ गया और कुत्ते को साथ लेके जो है भाग गया। जो आप पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुनते हैं, पॉलिटिकल नेताओं का नाम सुनते हैं, जुल्फिकार भुट्टो साहब। जुल्फिकार भुट्टो साहब वो यहीं से गए थे। जूनागढ़ वालों में हम लोगों को ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं हुई, क्योंकि जूनागढ़ की जनता चाहती थी। जूनागढ़ की जनता क्या चाहती थी? जूनागढ़ की जनता विलय चाहती थी। जूनागढ़ की जो है वो दोस्तों जो है वो जनता विलय चाहती थी। और जनता तो दोस्तों जूनागढ़ की विलय चाहती थी। और ये मावत खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाने की इच्छा रखता था। लेकिन इन सब के बीच में एक आदमी और था, माउंटबेटन। वो कहता देखो, जनता कुछ भी चाहे, मावत का कुछ भी चाहे, हम तो सब कुछ है ना लीगल तरीके से चलेंगे। मतलब उस आदमी को शर्म नहीं आ रही है बात कहते हुए। तो इस आधार पर हम लोगों को क्या करवाना पड़ा? जनमत संग्रह करवाना पड़ा। क्या करवाना पड़ा दोस्तों? हमने जनमत संग्रह करवाया। और जनमत संग्रह करवा के और दोस्तों हमने जूनागढ़ को फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय कर लिया। फरवरी 1948 को जूनागढ़ का विलय कर लिया। फरवरी 1948 को जो है वो दोस्तों जो है वो हम लोगों ने जो है जूनागढ़ का विलय कर लिया। एक याद रख लेना।
जूनागढ़ की इतनी कहानी है, जूनागढ़ से ज्यादा कोई मामला है नहीं। जूनागढ़ से आपको इतना ही याद रखना, लिखो एक बार, फरवरी 1948 जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। लिखो, महावत खान, जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। जनता दोस्तों जो है हिंदू बाहुल्य जगह थी। जनता जो है वो कहाँ, भारत में विलय करना चाहती थी। महावत का पाकिस्तान में जो है वो विलय की घोषणा कर दी। तो इस कंडीशन के अंदर महावत का को भागना पड़ा। हमने जनमत संग्रह से विलय कर लिया, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। अब बात आती है हैदराबाद की। अब बात आती है दोस्तों आपके यहाँ पे हैदराबाद की। किसके बात आती है दोस्तों? हैदराबाद की। अब हैदराबाद की बात चलो याद करने के लिए तुम याद कर लो, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी हमें पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी हमें समझनी पड़ेगी। समझेंगे तभी जो है वो काम चलेगा। हैदराबाद के अंदर जो है वो नवाब था उस्मान अली खां। उधर हैदराबाद में नवाब कौन था दोस्तों? उस्मान अली खां। और उस्मान अली खां का जो है ना विलय थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। अब मैं यहाँ जो है वो थोड़ा आपको समझाता हूँ हैदराबाद क्या चाहता है। हैदराबाद जो स्टेट था वो जो है वो भारत पाकिस्तान के तनाव का लाभ चाहता था। हैदराबाद जो है वो भारत पाकिस्तान के तनाव का लाभ चाहता था, और उसकी इच्छा ये थी कि वो स्वतंत्र रहना चाहता था। क्या रहना चाहता था दोस्तों? स्वतंत्र रहना चाहता था। और उसके साथ साथ हैदराबाद भारत सरकार के साथ जो है वो दोस्तों जो है वो भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करता है। भारत सरकार के साथ जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठहराव का समझौता है। क्या दोस्तों? आपका ठहराव का समझौता करता है कि जब तक बात नहीं बन जाती ना, तब तक हमें हमारी यहाँ अपनी एक सरकार चलाने दो। ठीक है, बात बैठ जाएगी, उस दिन डिसाइड कर लेंगे विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है, विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है। हैदराबाद के उद्देश्य देखो तुम, ये उस्मान अली खान जो तुम्हें लग रहा है ना, यहाँ की 84% आबादी हिंदू है। 84% आबादी जो है वो दोस्तों क्या है? 84% आबादी जो है वो आपकी यहाँ हिंदू है। और ये उस्मान अली खान जो है वो यहाँ के नवाब हैं। और उस्मान अली खान जो है वो दोस्तों भारत पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही थी उसके बीच में ये एक दिवा स्वप्न देख रहे थे। क्या देख रहे थे? दिन में सपना देख रहे थे, लेकिन भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी जो है वो, हल्का सा माइक दूर रखूं ये लो, भारत सरकार के सामने दोस्तों जो है वो बहुत बड़ी चुनौतियां थी। तो हैदराबाद अपने को क्या बावड़ा बना रहा, हैदराबाद अपने आप में जो है वो दिमागी भाई साहब। हैदराबाद बावड़ा बना के क्या कह रहा कि ठीक है विलय का सोच लेंगे, पहले आप है ना थोड़े दिन हम लोगों को हाँ धर्मपाल जी, समय आने पर सारी क्लासेस लग जाएंगी, अभी समय पॉलिटिका है, पॉलिटिका आनंद लीजिए, पेंडेंसी एक की रहेगी नहीं, सारा काम हो जाएगा। बस ये आपके अनुसार नहीं होगा, ये अनुसार जो है वो मैनेजमेंट के अनुसार होगा। आगे बात समझ में? तब इधर ध्यान दे लो। तो क्या याद रखना है आप पे कि अगर कोई पूछ ले कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था, ठहराव का समझौता कौन सी जो है वो रियासत के साथ हुआ था, तो दोस्तों याद रख लेना किसके साथ हुआ था? भारत का हैदराबाद के साथ हुआ था। अब इसके तहत हैदराबाद में अपनी एक सरकार बनती है और उस्मान अली खां उसे चला रहा है। और उस्मान अली खां समय जो है वो खींच रहा है भाई साहब, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। हैदराबाद का उस्मान अली खां यही चाहता है कि जितना टाइम लगे उतना टाइम लगे, उतने में मेरी मैं सैन्य क्षमता बढ़ा लूं। ये एक और दिन में सपना, उतने में मैं मेरी क्या बढ़ा लूं? सैन्य क्षमता बढ़ा लूं, और मैं जो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा लूं। अब हैदराबाद में तीन चीजें एक साथ होती हैं। हैदराबाद में दोस्तों जो है वो तीन चीजें एक साथ होती हैं। हैदराबाद के अंदर जो है वो तीन चीज एक साथ होती है। और ये तीन चीज क्या होती है दोस्तों एक साथ? हैदराबाद का जो नवाब था उस्मान अली खां, हैदराबाद के नवाब था वो क्या था दोस्तों? उस्मान अली खां। उस्मान अली खां जो है वो दोस्तों जो है वो एक साइड अपने एम्बिशंस, उधर से हैदराबाद की स्थानीय कांग्रेस ये अपने आप के अंदर जो है वो भारत में विलय चाहती थी। इन्होंने अपना जो है वो दोस्तों जो है वो क्या चालू कर दिया था? स्थानीय कांग्रेस वालों ने जो है वो अपना आंदोलन चालू कर दिया था। और हैदराबाद के जो है वो दोस्तों किसान संगठन, अब आप इस कहानी को समझिए, हैदराबाद के किसान संगठन, इस हैदराबाद के जो किसान संगठन जो है वो ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। इन दोनों को कहाँ आना है? इंडिया में आना है। इन दोनों को कहाँ आना है? इंडिया में आना है। और दोस्तों जो है उस्मान अली खां जो है वो ठहराव के समझौते के साथ साथ जो है वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता था। सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता था, तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो है वो उस्मान अली खान जो है वो रजाकार की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? रजाकार। एक वहां की एक पैरा मिलिट्री फोर्स थी, जो मुस्लिम, जो एक छोटी मुस्लिम जो है वो मिलिट्री थी। क्या थी दोस्तों?
रजाकार क्या थे वहां के? रजाकार आपके इसका शब्द होता है स्वयं सेवक। इसका शब्द क्या होता है? स्वयं सेवक है। ये नवाब की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी। क्या थी दोस्तों? आपकी पैरामिलिट्री फोर्स मान सकते हो। उसके साथ साथ आप इसे बोल सकते हो कि ये जो है वो दोस्तों एक छोटी सैन्य टुकड़ी थी। ये थे रजाकार, ये स्वयं सेवक थे। ये थे रजाकार, ये क्या थे दोस्तों? आपके स्वयं सेवक थे। अब भाई इधर जो है वो स्थानीय कांग्रेसी जो है वो क्या कर रहे दोस्तों? आपके यहाँ आंदोलन कर रहे कि हमें भारत में विलय करना है, हमें भारत में विलय करना है, हमें भारत में विलय करना है। तो ये रजाकार जो वहां की फोर्स थी, उन्होंने जो है वो 20,000 कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया। 20,000 कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया। 20,000 कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया। भाई 20,000 कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया। अब पटेल साहब का पेशेंस खत्म हो रहा था, नेहरू साहब को खुद को गुस्सा आ रहा था, पर माउंटबेटन कहे नहीं नहीं, जन्म संग्रह और एडा जन्म संग्रह। अब माउंटबेटन ने कह दिया साइड में बैठ जा, ज्यादा जो है उन्होंने बात करने की जरूरत को नहीं। अब मैं आप भी देख ले शाह, ये जो रजाकार मतलब उस्मान अली खां, यहाँ 3 चीजें चल रही थी। और बताओ जीत किसकी होगी? अभी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा सर, जीत किसकी हुई? उस्मान अली खान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कि जितना टाइम लगे विलय के अंदर, उतने टाइम में मैं अपनी एक जो वो पैरामिलिट्री फोर्स बनाता हूं। रजाकार एक मुस्लिम पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसे जो है वो स्वयं सेवक बोल सकते हो। यहाँ सारे मुसलमान सैनिक थे और यहाँ की कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि हमें भारत में विलय करना है। अब ये रजाकार जो है वो दोस्तों 20,000 कांग्रेसियों को जेल में डाल देते हैं। लेकिन इस देश में जीत किसकी होती है? किसान की होती है। हमेशा ही देश में जीत किसकी होती है दोस्तों? किसान की होती है। चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, चाहे कहीं पे ही हो दोस्तों, याद रखना जीत किसकी होती है? किसान की होती है। तो उस कंडीशन में इन भाइयों का बदला कौन लेता है? ये किसान संगठन जो है वो दोस्तों लास्ट के अंदर जो है वो आंदोलन करते हैं। और ये आंदोलन करते हुए पहले तो एकदम शांत थे, लेकिन इन्होंने रजाकारों का जो है इलाज कर दिया। इन्होंने किसका इलाज कर दिया? रजाकारों का इलाज कर दिया। किसान संगठन वालों का ये रजाकार बिना मतलब ही मतलब तोप चिपड़े फिर रहे हैं, इनको बहुत दिन हो गए, ये कांग्रेस वालों से थोड़ा बहुत लड़ली हो गए, हमारे धक्के नहीं चढ़े ये। तो किसान दल थे बहुत सारे वहां पे, उन किसान दलों ने इन रजाकारों का इलाज कर दिया। रजाकारों के साथ मुठभेड़ हो गई, रजाकारों को सटा दिया इन्होंने। इस कंडीशन के अंदर मामला और बिगड़ जाता है। इस कंडीशन के अंदर मामला और बिगड़ जाता है। लेकिन हाँ, तुम्हें मजाक लग रहा होगा, नियत्ते किसानों ने लट के दम पे इन रजाकारों का इलाज कर दिया। रजाकार जो है वो खुद छिपने लग गए कि भाई बाहर मत निकल जाना, नहीं बिना मतलब इलाज हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर उस्मान अली खान जो है थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट हो जाता है, तब भारत सरकार जो है वो इंटरफेयर करती है कि अब बेटर तरीका। और उस समय अगर आप लोग देखोगे तो हैदराबाद जो है वो दोस्तों, जब ये रजाकार परेशान कर रहे थे, आपका जो मान लो ये हैदराबाद है, तो जब ये रजाकार परेशान कर रहे थे तो हैदराबाद से जनता भागने लग गई। और हैदराबाद से जनता भागने लग गई तो हैदराबाद के बॉर्डर पे चारों तरफ जो है वो रिफ्यूजी कैंप लग गए। चारों तरफ शरणार्थी कैंप लगाने पड़े भारत सरकार को। चारों तरफ शरणार्थी कैंप लगाने पड़े भारत सरकार को। जनता बोली यहां तकड़ा ही चल रहा है, ये रजाकार जो है कांग्रेस वालों को परेशान कर रहे हैं। रजाकार अपने आप में मतलब आतंकी सी फील लेने लग गए थे। आज तुम लोग नहीं देख रहे बांग्लादेश की स्थिति, उनको आंदोलन अपने आप में आंदोलन होता है, लेकिन आंदोलन के बाद में तुम क्या अपने राष्ट्रपिता की जो है वो ऐसे जो है वो तोड़ सकते हो? भारत में चाहे कोई सी पार्टी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यार मतलब संवैधानिक मूल्य, आपके स्वतंत्रता सेनानी वो तो वही रहते हैं। आज आप जो है वो अपने राष्ट्रपिता की फोटो में मतलब स्टैचू उनके तोड़ रहे हो, तो वो कोई मतलब आंदोलन थोड़ा है? तुम्हें लगता है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ के अंदर जो है वो आतंकवादी हैं, ये याद रख लेना। आज तुम्हें लग रहा होगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, हाँ ठीक है, तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है, आरक्षण का कोटा गलत है, सारी बात ठीक है, लेकिन तुम जो है वो प्रधानमंत्री आवास में घूम रहे हो, उनके समान महिला के जो है वो वस्त्र उनको जो है वो दिखा रहे हो, जश्न मना रहे हो, ये डेमोक्रेटिक बात नहीं है। ये डेमोक्रेटिक बात नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके साथ जो है वो तुम लोग बिहेव कर रहे हो, ये मेरे को तो जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं लगता। भारत से तकड़ा स्वर्ग इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं, याद रखें। भारत से तकड़ा स्वर्ग कुछ नहीं है। यहाँ पे अल्पसंख्यक जितनी मौज से रहता है, उतनी मौज से बहुसंख्यक रहता है। समानता जितनी भारत में है, स्वतंत्रता जितनी भारत में है, बंधुता भी जितनी भारत में और कहीं नहीं है। हर देश में अपने विवाद चल रहे हैं, हर देश के अंदर कोई कहाँ परेशान, कोई इजराइल वहाँ लड़ रहा है, ईरान वालों की अलग ही समस्या, अरब वालों के पास तेल है तो पानी नहीं है, अपने पास तेल भी है और पानी भी है, स्विट्जरलैंड वालों के पास पहाड़ है तो रेत नहीं
नहीं है, अपने पास पहाड़ भी है, रेत भी है, केरला के अंदर अपने बढ़िया बढ़िया नदियां भी है, और उसके साथ साथ जो है वो सारी चीजें, हरियाली भी गजब है। वहां देखो अमेरिका के जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पे गोली चल रही है, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, चाइना के पास बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, भारत जैसा कुछ नहीं है, इसलिए सब भारत आना चाहते हैं। इसलिए जो है वो अब पता चला है सर, तो अब पता जो है वो चला है ना, तो इसकी वैल्यू रखो। भारत जैसा कुछ नहीं है, तुम्हें ये कंट्रियां लग रही है ना फॉरेन कंट्रीज, इनमें भी कुछ नहीं है, बस बैठे हैं बस ये, ठीक है। तो ये याद रखें दोस्तों, और क्या याद रखें, अब ध्यान देना आप लोगों को कि ये जो है वो मामला, यहाँ सारे कैंप लगने लग गए, ये सारे कैंप लगने लग गए, तो अब इंडिया ने कहा कि नहीं भाई साहब नहीं, अब जो है वो नहीं रुक सकते हम, क्योंकि अब ये शरणार्थी की समस्या भारत में आ रही है। क्योंकि हैदराबाद को तो हम अलग मान लेते हैं, ठहराव का समझौता हुआ था, अब वहां से लोग भाग के आ रहे हैं, तो अब माउंटबेटन को कह दिया कि भाई चुपचाप बैठे रहो, अब हमें जो ऑपरेशन पोलो करना पड़ेगा। एक पुलिस अभियान के तहत 17 सितंबर 1948 का हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है वो कार्यवाही की गई, 17 सितंबर को विलय कर दिया गया, 17 सितंबर को जो है वो विलय कर दिया गया। अब बताओ किस किस के दिमाग में हैदराबाद सेट हो गया कि गुरुजी अब कौन बोला। हैदराबाद, उस्मान अली खां, ठहराव का समझौता, वहाँ 3 मामले चल रहे थे। रजाकार जो कि वहाँ की मुस्लिम मिलिट्री थी, कांग्रेसी स्थानीय जिन्होंने आंदोलन किया, किसान संगठन, आप क्या लगते हैं। अब एकदम क्लियर आ गया, रट्टा नहीं मारोगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका लोग केवल रट्टा मारते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते, याद ही नहीं रहता कब किसका विलय हुआ और कब किसका विलय हुआ। एकदम बढ़िया तरीके से याद रखो, ये याद रह जाएगा तुम्हें, श्योर है। चलो तो फिर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन हमारी दया कितनी है, एक बार याद ना, प्रियंका कह रही एक बार वापस बता दो ना भाई, कौन नहीं इतनी क्षमता कौन, 14 मिनट में हैदराबाद बताए लोग, 4 मिनट में कौन बतावे। अब कह तो भाई तू सुनियो कौन ढंगू, क्या बीच में फोन में कोई रील देखने लग गया होला, कोई घर का सुबह सुबह या कोई चाय ला के दे दी होगी, जहाँ चाय पीती पीती तू ध्यान कौन दियो। तीन की कारण रही है, मेरी पढ़ाण में कोई कमी कौन रही। अगर थारे समझ में कोई नहीं है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है कि फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं हो, बीच में कोई फ़ोन आ गया हो, या कोई रील चलाने लग गए हो, या चाय की चुस्की ले रहे हो इस मौसम में, या मम्मी ने कोई काम उड़ा दिया हो, या कोई पापा ने काम उड़ा दिया, और कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन हैदराबाद को दोबारा समझाने का कोई कारण नहीं हो सकता। जायज़ बात है, मैं सही हूँ अपनी जगह, तभी याद रखें आप। अब देखो, अगर यहाँ भी जो है ना हम इतने उदार हैं, हम यहाँ जो है वो इतने जो है उदार है, और हमारे नेहरू जी और पटेल साहब यहाँ इतने उदार है, बताओ इस उस्मान अली खान का क्या करना चाहिए, इसे उस्मान अली खान का क्या करना चाहिए, इस उस्मान अली खान का क्या करना चाहिए। मतलब अगर यहाँ कोई दूसरा देश होता तो उस्मान अली खान को पकड़ के 4 चट्टू मारते और जो है सीधा जेल में डालते। जायज बात नहीं, तेरे को होना था आज़ाद, बिना मतलब कर रहा था, ये जायज बात है। लेकिन ऐसा कोई भी काम, जहाँ देख राजेंद्र तो कह रहा है तोप से उड़ा दो, नहीं, भारत ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि भारत को जो है वो और रियासतों का विलय किया था, सब जो है वो वहाँ की रियासतों के प्रमुखों को संतुष्ट रखना था, क्योंकि हमारे सामने तनाव और भी बहुत सारे थे, हमें एक बिना मतलब की जो संकट पैदा नहीं करना था। तो नवाब को जो है वो नवाब माफ़ी मांगता है, नवाब को बाकायदा हैदराबाद का जो है वो राज प्रमुख के रूप में जो रखा जाता है, नवाब को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, और नवाब की निजी संपत्ति नहीं ली जाती, कि तू तेरी निजी संपत्ति रख ले, बढ़िया तरीके में बैठे रहे, ये 50 लाख रुपया ले, और आज तुम्हारा जो है वो नौकर है, राज प्रमुख के रूप में बढ़िया काम कर, इससे बढ़िया और क्या। क्लियर, हैदराबाद क्लियर। अब चलते हैं अपन लोग जो है जम्मू कश्मीर में। अब कहाँ चले अपन, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दा ये था कि कश्मीर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे, कश्मीर शुरू से जो है वो रहना चाहता था स्वतंत्र, कश्मीर रहना चाहता था स्वतंत्र, स्वतंत्र रहना चाहता था कश्मीर। और आप लोगों को पता है राजा थे यहाँ के हरि सिंह, राजा कौन थे दोस्तों यहाँ के, हरि सिंह यहाँ के शासक थे। शासक कौन थे दोस्तों आपके यहाँ पे, हरि सिंह यहाँ के जो है वो शासक थे। लेकिन याद रखें यहाँ की 75% जनता मुस्लिम थी, 75% जो है वो जनता मुस्लिम थी, जनता जो है वो मुस्लिम थी। जनता क्या थी दोस्तों, मुस्लिम थी। और इनके पास विकल्प था कि ये जो है वो पाकिस्तान जो है वो दोस्तों इनके सामने एक विकल्प था, और इनके सामने विकल्प जो था वो एक इंडिया था, इंडिया था।
क्या था? पाकिस्तान और इंडिया दोनों थे। राजा हिंदू और प्रजा मुसलमान, और जो है वो राजा जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता था। इसका कारण क्या था? क्योंकि उसे पाकिस्तान की तो सांप्रदायिकता से डर लगता था। पाकिस्तान की तो सांप्रदायिकता से डर लगता था कि वहां जाके तो बिना मतलब के लट बजेंगे, तो वो पाकिस्तान की सांप्रदायिकता से डरता था। लेकिन राजा था तो भारत के लोकतंत्र से डरता था, अधिकार नहीं छोड़ना चाह रहा था, भारत के लोकतंत्र से डरते थे। हरि सिंह जी के सामने दो चुनौतियां थी। हरि सिंह जी आदमी बढ़िया थे, भले आदमी थे हरि सिंह जी, कश्मीर के शासक थे हरि सिंह जी। 75% जनता पे भी जो है वो राज कर रहे थे दोस्तों। लेकिन याद यह रखें कि कश्मीर के शासक हरि सिंह जी जो है वो दोस्तों क्या क्या समस्या थी? कश्मीर के शासक हरि सिंह जी जो है वो स्वतंत्र इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में सांप्रदायिकता से समस्या थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान में गए तो हिंदू मुस्लिम वाली समस्या होगी, और एक हिंदू राजा पाकिस्तान में तो नहीं जाना चाहता, एक हिंदू राजा पाकिस्तान में तो नहीं जाना चाहता। और उस कंडीशन के अंदर जो है भारत में वो इसलिए नहीं आना चाहते कि वो राजा बने रहना चाहते हैं, राजा बने रहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र जो है वो दोस्तों नहीं चाहते। उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हरि सिंह जी टॉस कर लेते। टॉस तो कैसे कर लेते? टॉस अभी करवा देंगे, पाकिस्तानी अपनी फितरत पे आएंगे ना, तो हरि सिंह जी जो है वो फिर बाद में हमारे नेहरू जी के पास भागे भागे आएंगे और फिर सहयोग की मांग करेंगे। और फिर वहाँ माउंटबेटन कहता है कि नहीं नहीं, माउंटबेटन को फिर बाद में जो है वो कहा जाता है तू बैठ जा, हाँ कोई प्रस्ताव पे हम साइन कर लें, तेरे को ज़्यादा चौधर करने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठा रहे। तो अब कश्मीर जो है वो दोस्तों याद रखें, इस कंडीशन के अंदर कश्मीर जो है, कश्मीर ने निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ये बात आपके माउंटबेटन प्लान में भी थी, स्वतंत्रता अधिनियम में भी थी, और कश्मीर का अपना डिसीजन था कि वो स्वतंत्र रह सकता था। लेकिन कोई आदमी जो है वो भेड़ियों के निकट जो है स्वतंत्र कैसे रह सकता है? अगर आप भेड़ियों के पास हो और अगर शेर का संरक्षण नहीं लेते तो फिर तो संकट है। क्योंकि आप तो जो है वो क्या हो, आप तो जो है वो सामान्य हो। अब आपके पास में जो है वो भेड़िए हैं, और अगर आपको संरक्षण लेना चाहिए तो शेर का ही लेना चाहिए। भी भेड़िए से कौन बचा सकता है? भेड़िए से किसी मासूम जो है वो पशु को, व्यक्ति को बचा सकता है तो शेर ही बचा सकता है। तो तुम्हें संरक्षण इंडिया का लेना चाहिए था, लेकिन कश्मीर जो है वो संरक्षण नहीं लेता, स्वतंत्र रहता है, और उन्हें लगता है कि उनकी सेना ठीक है। हरि सिंह जी को ये भ्रम था कि उनकी सेना ठीक है और वो जो है सामना कर लेंगे किसी भी स्थिति का। भारत की तरफ से कोई ऐसा कोई बात भी नहीं था कि भारत उन्हें जो है वो परेशान करे। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की सेना पठान आदिवासियों की भेष में, खुद नहीं, सेना के रूप में नहीं, पठान आदिवासियों की भेष के अंदर जो है वो कहते हैं कि नहीं हम सेना नहीं है। उन्होंने सारे हथियार दे दिए अपने वाले सैनिकों, पठान जो उनके सैनिक थे पाकिस्तान के, उन सारे सैनिकों को अपने जो है वो पठान के कपड़े पहना दिए। सेना में भी नहीं, याद रखें दोस्तों, सेना में भी नहीं, सेना के कपड़ों में भी नहीं भेजा। सारे पूरी पाकिस्तान की फौज ही मान लो तुम लोग, सब बड़े बड़े कुर्ते पहन के बैठे, बढ़िया जो AK-47 लेके। हाँ सर, माउंटबेटन इंग्लैंड क्यों नहीं गया? पूरा समझा के जाना था ना, ऐसे मिनट में थोड़ी भाग जाए। अपने ब्याह हो जाए, जब ब्याह होता है बुआ थोड़ी उड़ जाते हो हाथ पे, बुआ पूरा काम समटवार जावे ना कि भाई किन किन लावना देना है, के जुआरी करनी है, पूरा मामलो सही हो गया, मंदिर में पाछा बर्तन पहुंच गया कि सारो काम बढ़िया हो गया, अब जो है वो एकदम सही है, अब मैं जाऊं। तो ये एक दिन में थोड़ी उठ जा। तुम भी यार क्या बात कर रहे हो, माउंटबेटन गया क्यों नहीं? भाई आपने घर में ब्याह सब हो तो बुआ के दूसरे दिन उठ जाइए, फूफो जी उठ जा, बुआ राम हो जाओ ने, तो माउंटबेटन बुआ ही एक तरीके की, माउंटबेटन को ये राम हो जाऊँ मैं। पहले पूरा मामला सिस्टमेटिक हो जाए कि माउंटबेटन जो है भारत पाकिस्तान दोनों की स्थिति पे नियंत्रण रख रहे थे, और कि विभाजन सही से हो जाए, सारा काम सही से हो जाए। ठीक है, चले आएंगे आगे, समझो, ऐसे समझाना पड़ता है। नहीं समझते ही नहीं है बेटे, सबको जो है वो समझने के लिए मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बात चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो है वो हरि सिंह जी को लगता है कि वो इससे निपट लेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत जो है वो दिखाई, और उन्होंने जो है वो आदिवासी के बेस में सेना भेजी, और वो आए तब जैसे ही मतलब हरि सिंह जी को पता चला ना, वहाँ जो है वो एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला कांग्रेसी थे एक तरीके से। शेख अब्दुल्ला शुरू से कह रहे थे कि भारत में विलय होना चाहिए, भारत में विलय होना चाहिए, भारत में विलय होना। शेख अब्दुल्ला वहाँ पे लीडर थे, वहाँ पे जो स्वतंत्रता के समय से लीडर थे। शेख अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारत में विलय होना चाहिए, हरि सिंह जी कह रहे हैं नहीं स्वतंत्र रहेंगे। ये दोनों ये कह रहे हैं, कहते कहते बात ही कर रहे हैं। जितने में उधर से पाकिस्तानी आदिवासी भेष के अंदर आए, पठान के रूप में आए, आते ये दोनों ही कहने लग गए कि भारत में विलय होना चाहिए।
अब भारत में विलय होना चाहिए, तो ये क्या दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जैसे ही आक्रमण करते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि लो सेना भेजो सेना भेजो सेना भेजो। अब भारत वाले भाव खा रहे, अब जो है वो दोस्तों जो है वो भारत वाले भाव खा रहे। भाव किस चीज का? भारत वाले भाव नहीं खा रहे हैं। भारत में वो माउंटबेटन बेटा वो कह रहा है जब तक विलय पत्र पे साइन नहीं हो जाते तब तक जो है वो सेना नहीं भेज सकते आप। बताओ कितनी मतलब उस आदमी की हिम्मत देखो। फिर वो कह रहे हैं कि जनमत संग्रह होए उसके बाद ही आप सेना भेज सकते हो। अरे मतलब यहाँ आग लग रखी है, यहाँ पे कब का जनमत संग्रह हो जाए, कब यहाँ पे साइन हुए। हरि सिंह जी को तुम्हें जहाँ साइन करवाने हैं वहाँ करवा लो, तुम पहले मेरे को बचाओ और फिर मेरी जनता को बचाओ, अरे इनका इलाज करो। नेहरू जी पटेल जी सामने सामने आके बात कही। शेख अब्दुल्ला के साहब आप साइन कहीं करवाने वहाँ करवा लो, भले आप कश्मीर को बचाओ, ये जनता आ गई है इनका जो इलाज करो। अरे ये माउंटबेटन फालतू ही बातें कर रहे हैं। तो माउंटबेटन को तो बिठाया साइड के अंदर है। 26 अक्टूबर को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो ये 26 अक्टूबर 1900 दोस्तों आपके यहाँ पे ये साइन करते हैं 26 अक्टूबर 1948 को। और उस हाँ दोस्तों याद रख लेना आपके यहाँ, और ये जो है वो विलय हो जाता है, ये दोस्तों आपका जो है वो विलय हो जाता है। तो आप लोगों को 26 अक्टूबर 1947 सॉरी याद रखें 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो दोस्तों ये विलय हो जाता है। ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी। बताओ याद रह जाएगा क्या तुम लोगों को या भूल जाओगे? बता दो मेरे को, ये 3 याद रह जाए तो पौंडीचेरी और याद करवा दूं मैं तुम लोगों को। हाँ याद तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा, मैं थोड़ी रखूंगा। 26 अक्टूबर 1947 पूरा याद रह जाएगा। 47 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 48 नहीं 47। ठीक है। अब प्रस्ताव में क्या लिखा था, आपको जो हम विशेष राज्य रखेंगे आपके अलग जो है वो सारी बातें, फिर कश्मीर की अपनी एक संविधान सभा बनती है। ठीक है। हाँ वो फिर आईआर में हम कभी पढ़ेंगे। कश्मीर आज भी हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट है, एक पार्ट जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और पाकिस्तान वाले उस पार्ट को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक स्वतंत्र कश्मीर चलता है, एक बाल्टिस्तान वाला इलाका है, और एक इलाका उन्होंने चीन को बेच दिया, एक उन्होंने चीन को बेच दिया। अब आपका जो है वो अफगानिस्तान बोल रहा है कि ये जो हमारे से बॉर्डर अड़ता है ये तो पाकिस्तान का है ही नहीं, ये तो इंडिया का है, हम तो इंडिया से डायरेक्ट बात करेंगे। हाँ याद रह जाएगा। क्लियर। 26 अक्टूबर 1947। क्या बताया था मैंने? प्रयागराज 35-36 ही बताया था। क्लियर। जे&के का विलय तो पहले ही हुआ था। एकदम क्लियर, याद रह जाएगा तुम्हें। कश्मीर, कश्मीर के बाद में दोस्तों आपका जो है वो जूनागढ़, और बाद में दोस्तों आपका हैदराबाद। ये 3 चीजें किसको याद रह जाएंगी? पूरी कहानी समझ में आ गई ना? कभी गलती नहीं करोगे। हरि सिंह जी ने विलय के प्रस्ताव को स्वीकार किया, शेख अब्दुल्ला को राज्य का प्रबंधन मिल गया, 26 अक्टूबर 1947 को विलय हो गया। एकदम क्लियर, तीनों की कहानी क्लियर हो गई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चले आगे, तो चलो फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है। और ध्यान देते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, तो आगे ध्यान देते हैं दोस्तों आपके, और आप लोगों को जो है वो अब 3 चीज़ों को और पढ़ना पड़ेगा, और वो है दोस्तों आपके यहाँ पे पांडिचेरी, दादर नागर हवेली और गोवा। पांडिचेरी, दादर नागर हवेली और गोवा, उसके बाद में टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ जो है टॉपिक है खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पांडिचेरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ फ्रांस वालों का जो है वो दोस्तों क्या, फ्रांस के अधीन था। 1954 से पहले जो फ्रांस के अधीन था। अब ये जो पौंडीचेरी, गोवा और ये मामला जो था ना आपका, पुदुचेरी, गोवा हो गया आपका, और उसके अलावा दादर नागर, ये वो नहीं होते कि जैसे क्लास के अंदर जो है वो सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो 3 ऐसे साइड में बैठे रहते हैं जिनके ऊपर ना टीचर का ध्यान जाता, और उस समय इतनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि एक बार ठीक है देखेंगे बाद में, एक बार और समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। हाँ हाँ सर पॉलिट होए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं मोनिका जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। ये नहीं होता कि तुम लोगों को कि जब सर सबसे बात कर रहे होते हैं तो 3 एकदम ऐसे साइड में कोने में बैठे रहते हैं कि इनकी तरफ ध्यान नहीं जाए, ये भी बैठे चुपचाप बैठे बैठे अपना काम करते रहते हैं। बस वैसी सी कहानी थी। ये पुदुचेरी, गोवा और दादर नागर जो था इसके ऊपर
ध्यान देना चाह रहे थे, सारी बातें भी ठीक थी, लेकिन उस समय और समस्याएं बहुत थी, और समस्याएं बहुत थी, और ये भ्रम में ही बैठे थे। ये जो है वो दोस्तों जो है वो भ्रम में ही बैठे थे, और ये इनको लग रहा था कि हम एक स्वतंत्र भारत के जो है वो कुछ स्थानों पर हम राज करते रहेंगे। और इनमें से गोवा वाले तो इतने ज्यादा भ्रम में थे, उनको लगता था कि हम तो जो है ना हमेशा ही गोवा खुद के पास रखेंगे, जैसे तुम्हारा है गोवा तुम रखोगे गोवा हमारे पास, मतलब इन लोगों को तो इतना भ्रम था। ये तो संयुक्त राष्ट्र में ये पुर्तगाली जो थे ना, ये गोवा वाले तो ये तो यूएनओ में जाते हैं, और यूएनओ में जाके कहते हैं नहीं हम जो स्वतंत्र रहेंगे, और ब्रिटेन और अमेरिका इनकी पैरवी करते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका इनकी पैरवी करते हैं भाई साहब। इन गोवा वालों ने तो हमसे थोड़ी बहुत लड़ाई और करी, इनके तो जो मारवाड़ी में कहते हैं इनको तो गोला लाठी देनी पड़ी थोड़ी, इनका तो इलाज करना पड़ा, फिर जाके इनका विलय हुआ। गोवा तो ये अपने आप में जो है वो समस्या पैदा कर रहा था। फिर बाद में हम कहाँ जाएंगे घूमने, तुम पुर्तगाली वहाँ रहोगे, तुम्हारे यहाँ वीज़ा लगाना पड़े, फिर बाद में तुम कोई चीज़ महंगी कर दो, कैसे काम चले। तो पुदुचेरी जो पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के अधीन थी, और दोस्तों वहाँ के लोग आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, और 1 नवंबर 1954 को जो है वो पुदुचेरी को जो है वो भारत में विलय कर लिया गया। सिंपल है, 1 नवंबर 1954 को हम लोगों ने जो विलय कर लिया, वो बहुत भारी बात नहीं है, पुदुचेरी का जो है विलय हो गया। अब दोस्तों दो चीज रही पुर्तगालियों के पास, एक तो दादर नागर हवेली, और एक दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे गोवा। एक तो दादर नागर हवेली और एक गोवा। अब इस कंडीशन के अंदर पुर्तगाली डेढ़ शाणे थे। पुर्तगालियों को लगा यार दो चीज है, दादर नागर तो छोटा सा है, गोवा थोड़ा बड़ा है, गोवा इंपॉर्टेंट चीज लगी, तो भारत को थोड़ा राज्य कर देते हैं। पुर्तगालियों ने ना बिना कुछ कहे ही जो है वो आपके दादर नागर हवेली को जो है आजाद कर दिया। 2 अगस्त 1954 को जो है वो उन्होंने जो है वो स्वतंत्र घोषित कर दिया, दादर नागर हवेली को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब दादर नागर हवेली को भारत वाले भी नहीं कह रहे कि तुम हमें दे दो, और वो भी नहीं कह रहे, और उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब दादर नागर हवेली वाले कंफ्यूज हो गए, भाई साहब आपने छोड़ दिया, भारत ने अपनाया नहीं, करें क्या, जाए कहाँ पे, ये तो बहुत ही अलग कंडीशन कर दी। पुर्तगालियों ने अपने मन से ही थोड़ा बहुत वहाँ का जो है वो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था भी, जैसे इनका तो विलय हो गया, पुदुचेरी को तो फ्रांस वालों ने जो है वो दोस्तों स्वतंत्र किया, और दोस्तों जो है भारत में विलय कर दिया गया। लेकिन पुर्तगालियों के पास दो चीज थी, दादर नागर हवेली और गोवा। गोवा को वो अपना अधिकार मानते थे, गोवा के लिए तो वो मतलब मर मिटने को तैयार थे, गोवा के लिए तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार थे, गोवा के लिए तो वो यूएनओ में जा रहे हैं, और उनकी ब्रिटेन और अमेरिका पैरवी कर रहा है कि गोवा पुर्तगालियों का है। लेकिन दादर नागर हवेली को दोस्तों उन्होंने 2 अगस्त 1954 में जो स्वतंत्र कर दिया, और स्वतंत्र कर दिया तो अब जो है भाई भारत में विलय। अब भारत का भी इस पक्ष में इतना ध्यान नहीं था, तो वहां के लोगों ने एक सिटीजन काउंसिल बनाई। दोस्तों याद रखें 1954 से 61 तक जो है वहां एक नागरिक परिषद बनी। क्या बनी? एक नागरिक परिषद बनी, और उस नागरिक परिषद ने वहां जो है वो शासन चलाया, नागरिक परिषद ने वहां शासन चलाया। और उसके बाद में हमें 11 अगस्त 1961 में इसका विलय करते हैं, 11 अगस्त 1961 में इसका विलय करते हैं, 11 अगस्त 1961 के अंदर दोस्तों जो है वो इसका विलय करते हैं, 11 अगस्त 1961 में हम जो है वो दोस्तों इसका विलय करते हैं, 11 अगस्त 1961 में हम इनका विलय करते हैं। तो समझ में आ गए? ओके, सीमा जी कह रहे हैं कि आपके सही स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में सिरहाना करके सोया करो। बात तो अभी ठीक है, लेकिन सोते टाइम किन ध्यान पड़ा पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है या उत्तर है? तो समझ में आ गया, और पांचों आ गया समझ में। देखो सुबह सुबह क्लास लेने का तभी मजा है जब तुम लोग बोलो कि हाँ सर आज पहली बार एकीकरण दिमाग में बैठा है, कि जो है वो जूनागढ़ में महावत खान तार फरवरी 1948 में जन्म संग्रह से कर लिया, हैदराबाद में उस्मान अली खान तार जिसे हम लोगों ने जो है वो आपके यहाँ विलय कर लिया, और विलय के लिए वहाँ 3 मामले थे, रजाकार, किसान और जो है वो स्थानीय कांग्रेसी। फिर ऑपरेशन पोलो के तहत हमने पुलिस कार्रवाई के तहत जो है वो विलय किया। हरि सिंह जी जो है वो पाकिस्तान की सांप्रदायिकता की वजह से नहीं जाना चाहते थे, और भारत के लोकतंत्र की वजह से यहाँ नहीं आना चाहते थे। लेकिन फिर जब वहाँ पे जो है वो पठान आदिवासी के भेष में पाकिस्तानी सेना जो करती है, तो इस कंडीशन में शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रबंधन संभाला जाता है, विलय प्रस्ताव पे जो साइन कर देते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। सर सुबह सुबह पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट आता है? ओके, पूजा कह रहे हैं सर आप अपनी नजर मजे ले रहे हो तुम सुबह सुबह, मेरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं ऐसे ऐसे कमेंट करते हो तुम लोग? हाँ,
कोई टाबर का लागे हमारी उम्र हो रही है 30 साल, अब कोई नजर लगने वाला टाइम है। हाँ, अब ना कोई नजर है ना कोई नजारा है, पढ़ाई कर लेते डंगू, मैं कोई टाबर होंगे कोई नजर लाग गई। अब भाई स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हम लोग, और आजकल की जो जीवन पद्धति ऐसी है उसकी वजह से जो है हो गया। अब ध्यान रखेंगे भी, इतने साल मैंने भी ज़्यादा पहले पढ़ाई पढ़ाई में, फिर पढ़ाने पढ़ाने में ना खुद का ध्यान दिया, ना घर पे जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो टाइम दे पाया। अब धीरे धीरे करेंगे। अब लास्ट पढ़ा दूँ तुम्हें? एक चीज़ और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनमें से कईयों को लग रहा होगा कि पॉलिटी समझ में तो बहुत आ रही है लेकिन थोड़ी सी धीरे चल रही है। तो जब पॉलिटी स्पीड पकड़ेगी तो तुम्हें लगेगा कि हालो ख़त्म ही होगी है। तो वो मेरा अपना तरीका है, और मैं इसे जब स्पीड पकड़वाता हूँ तभी पकड़वाता हूँ। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ में स्पीड देनी है और कौन सी में नहीं देनी। तो आप संयम रखें। ये गाड़ी जो अभी तुम्हें लोकल लग रही है, ये कभी भी बुलेट ट्रेन बन सकती है, और उसके लिए आपको जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम केवल इतना ही है कि जो पढ़ा रहा हूँ वो याद कर लो, जो पढ़ा रहा हूँ वो याद कर लो, याद रह जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, और बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो है वो गोवा की। गोवा जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पुर्तगालियों के आधिपत्य में 14 साल तक रहा। 1947 से लेके दोस्तों जो है वो आपके यहाँ गोवा जो है वहाँ पे रहा। और यहाँ पे जो है वो दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि गोवा जो था उसके खिलाफ भारत सरकार 2 दिसंबर को, याद रखें दोस्तों, गोवा मुक्ति अभियान प्रारंभ करती है। भारतीय सेना कब करती है? 2 दिसंबर को जो है भारतीय सेना 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान स्टार्ट करती है। क्या स्टार्ट करती है? गोवा मुक्ति अभियान। दोस्तों याद रखें, गोवा मुक्ति अभियान जो है वो प्रारंभ किया जाता है आपके यहाँ पे 2 दिसंबर को। गोवा मुक्ति अभियान जो है प्रारंभ किया जाता है 2 दिसंबर को। क्या किया जाता है? गोवा मुक्ति अभियान जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो स्टार्ट किया जाता है, और इसका नाम क्या होता है? ऑपरेशन विजय। क्या नाम होता है दोस्तों इसका नाम? ऑपरेशन विजय। नेहरू जी कहते हैं अभी इनको बिठाओ, मामला कई दिन हो गए यूएनओ में जाते हुए। और अब एक वो भी समस्या नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन नहीं है। माउंटबेटन अभी तो सीख दे दी, अब कोई मतलब परेशान करने वाला तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर ऑपरेशन विजय के तहत, गोवा मुक्ति अभियान के तहत भारतीय सेना गोवा में जाती है। और वहाँ पे दोस्तों उस कंडीशन के अंदर पुर्तगाली सेना भी थी, और पुर्तगाल कम लंबे समय से पुर्तगाल इसे जो है वो दोस्तों लटका के रख रहा था। लेकिन लास्ट में जो है वो पुर्तगालियों को हम हराते हैं, पुर्तगाली हमारे सामने सरेंडर करते हैं। वहाँ का जो वो मेन्यू वास्को डिसल्वा नाम का उनका जो गवर्नर होता है, पुर्तगाली गवर्नर जो है हमारे सामने आत्मसमर्पण करते हैं, 4 बार पैर पड़ते हैं, कहते हैं भाई साहब गलती हो गई, हम किसी भ्रम में रह गए। पुर्तगालियों का तुम लोगों को पता ही, मतलब शर्म नहीं आती? इतने बड़े भारत के सामने चूरू जितना तुम्हारा पुर्तगाल नहीं है, तुम किस भ्रम में हो? तुम्हें लगता है क्या तुम यहाँ कोई मसाला बेचने उस समय वाले पुर्तगाली हो? तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि तुम कौन से पुर्तगाली हो। वो टाइम अलग था, उस समय हम रियासतों में बंटे हुए थे, राजा अलग अलग थे, महाराजा अलग अलग थे, नवाब अलग अलग थे। अब भारत एक है, और भारत एक इतना बड़ा है कि हमारे चूरू जिले जितना तो तुम्हारा पुर्तगाल नहीं है। और तुम इस भ्रम में बह रहे हो कि तुम भारत का एक ऐसा राज्य गोवा उसको रख लोगे। बेटे बिना मतलब टेंशन के अंदर जो है ना, तो ये यूएनओ में हर जगह घूम रहे, ब्रिटेन अमेरिका चारों जगह घूम रहे। इनका इलाज किया भारतीय सेना ने। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा मुक्ति अभियान चलाया गया। उनके गवर्नर ने सरेंडर किया, सरेंडर करके हाथ जोड़े अपने। उसके बाद में उसको अपन ने भेजा, अगर दोबारा मुड़ मत देख लिया, कहते घूमना होने ना टिकट कर रहा है आज। और बढ़िया तरीका जो है वो 2 दिसंबर को ये अभियान चलाया। 19 दिसंबर को दोस्तों हम लोगों ने जो है वो पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा का जो है वो दोस्तों विलय कर लिया। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस जो है वो दोस्तों आपका किसका बनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस जो है वो दोस्तों मनाया जाता है 19 दिसंबर को। इसी के साथ टॉपिक खत्म। हाँ, बेइज्जती करके भगाना पड़ता है, तो ऐसे थोड़ी जाता है कोई। अब मैंने अब तक तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो ऐसे टॉपिक है जिन पे लोग ध्यान ही नहीं देते, जिन पे लोग ध्यान ही नहीं देते। अब हम जो पढ़ेंगे वो आगे वाले आने वाले पे सब ध्यान देते हैं। मैं पढ़ा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा। हर आदमी को मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति सब आता है, मैं याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अब तक के जो टॉपिक थे, यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना,
तब आदमी हाँ एक बार रिवीजन करवा दो, कौन करवाऊँ, मेरा काम है ये, पेपर थारो है तो एक बार ही रिवीजन कौन करो। हाँ अब हाँ सर सुबह वाली क्लास में ज़्यादा समझ आता है, 2 क्लास रख लो तो सुबह शाम है, याद होगी पूरी बात कहानी। तो ये जो टॉपिक थे ना आप के संवैधानिक विकास क्रम हो, संविधान सभा हो, संविधान की विशेषता हो, संविधान की प्रकृति हो, स्रोत हो, भाग हो, अनुसूची हो, प्रस्तावना हो, दोस्तों आपका जो है वो राज्यों का पुनर्गठन हो, संविधान का भाग 1 हो, एकीकरण हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट पॉलिटी के पहले पड़ाव के अंदर जो है वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। एकदम कंफर्ट हो। कल से प्रस्तावना चालू, मूल अधिकार चालू, अब स्पीड के अंदर मामला चलेगा। ठीक है मोनिका जी, मेरी क्लास के लिए मैंने बोला था, मेरी क्लास का टाइम आपको टेलीग्राम पे 1 घंटे पहले मैं जनरली बता देता हूँ, आज भी मैंने आधे घंटे पहले बता दिया था, और शेड्यूल एकदम फिक्स रहता है, मेरा थोड़ा फिक्स नहीं रहता है एक बार, और मैंने कहा भी था थोड़ा समय दो, राखी तक एकदम फिक्स हो जाएगा। एक बार थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा है कि कभी लगता है रेस्ट करो, कभी लगता है पढ़ा दो, तो जब मेरे को लगता है पढ़ा दो तो मैं आ जाता हूँ मुँह उठा के। शाम को क्लास है क्या? शाम को और क्लास रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त बाद में मैं 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब मैं जाऊँ थोड़ा नाश्तो नुश्तो कर ऑफिस जाऊँ, फिर शाम को मिलते हैं। आज शाम को नेशनल करंट अफेयर पढ़ा, यूट्यूब पर तैयार रहा जैसे, ठीक है। और अपने साथ वालों को बता रहे हैं क्या, तुम लोग अभ्युदय बैच के बारे में बता रहे हो नहीं बता रहे हो? सभी लोग अपने साथ वालों को जो है वो ज़रूर बताएं, अभ्युदय बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और आपकी अपनी संस्था है, अभ्युदय बैच के बारे में एक एक को बताएं भाई, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी से जो एक एडमिशन करवाएं। ओके, तो चलो शाम को मिलते हैं।